दिस इज़ आगा शहरियार। आज हम बात करेंगे रिसेंटली पास 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस अमेंडमेंट के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है करंट अफेयर्स के पेपर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में। कुछ मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाउ द रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस अफेक्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन पाकिस्तान। या फिर वो इस तरीके से भी क्वेश्चन को डिज़ाइन कर सकता है कि इज़ द लेजिटिमेसी ऑफ एन अमेंडमेंट मोर डिपेंड ऑन इट्स कंटेंट और द प्रोसेस थ्रू विच इट इज़ इनेक्टेड। डिस्कस द बैलेंस बिटवीन अ गुड अमेंडमेंट एंड अ फ्लॉड प्रोसीजर। यानी इस क्वेश्चन में आपने एक डिबेट जो है वो ट्रिगर करनी होगी कि जो अमेंडमेंट है उसका दारोमदार उसके कंटेंट के ऊपर होता है या द प्रोसेस थ्रू विच इट इज़ इनेक्टेड उसके ऊपर होता है। क्योंकि अगर मैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं और ख़ास तौर पे इसके कंटेंट्स को एनालाइज करूं तो इट इज़ अ गुड अमेंडमेंट एंड इट्स प्रोड्यूस हेल्थी इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट however the process through which it is enacted is somewhat controversial, जिसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। या फिर एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग इट। डू यू थिंक इट इफेक्टिवली एड्रेस द इश्यूज इट इंटेंड्स टू रिजॉल्व, प्रोवाइड्स आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसकी इंपॉर्टेंट क्या थी और उसकी कंट्रोवर्सीज क्या थी, और क्या आप ये समझते हैं कि जिस वजह से ये अमेंडमेंट की गई है वो अपने मकसद में कामयाब होगी या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा सकता है एग्जाम में। अब आइए चलिए हम इस अमेंडमेंट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, इसके स्टैट्स, इसके इम्पॉर्टेंस, इसके सेलिएंट फीचर्स और इसका एनालिसिस। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आज हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस अमेंडमेंट में काफ़ी जो है वो निटी-ग्रिटीज़ हैं जिसके अंदर हमें नहीं जाना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है। अगर मैं इस अमेंडमेंट के स्टार्ट करूं, सबसे पहले अगर मैं स्टैट्स की यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे पहले आपको स्टैट्स यहाँ पर पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अमेंडमेंट पास होती है अक्टूबर 21, 2024 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जिसमें सेनेट में इसको 65 वोट्स पड़े और नेशनल असेंबली में 225 वोट्स पड़े। और इस अमेंडमेंट में कितने क्लॉजेस के अंदर चेंजेस किए गए जी? टोटल क्लॉजेस के अंदर चेंजेस किए गए 27। अगर मैं इस अमेंडमेंट को वन लाइन टैग देना चाहूँ या एक फ्रेज में इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन पाकिस्तान इज स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री एंड एग्जीक्यूटिव चेक ऑन जुडिशरी। क्योंकि 26th अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव जो ओवरसाइट है जुडिशरी पर उसको स्ट्रेंथन किया है। ये समझें इस सेंट्रल आइडिया है या थीम है इस अमेंडमेंट का, या इसके पीछे जो रैशनल था वो है इस अमेंडमेंट का कि भाई पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव चेक को जुडिशरी के ऊपर जो है वो आपने स्ट्रेंथन करना है। आइए कुछ इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगेन इट इज़ CSS एंड PMS रेलिवेंट पॉइंट्स, बाकी की निटी-ग्रिटीज़ में हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके अंदर चेंजेस की गई, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब की क्या प्रोसेस जी इसके लिए फॉर्मुलेट किया गया है थ्रू 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी। पार्लियामेंट्री कमेटी के कितने मेंबर्स होंगे जी? 12 मेंबर्स होंगे। उसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो 8 मेंबर्स नेशनल असेंबली से होंगे और 4 मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से होंगे। ठीक है, 8 मेंबर्स नेशनल असेंबली से लिए जाएंगे, 4 मेंबर्स सेनेट से लिए जाएंगे। और जाहिर बात है नेशनल असेंबली में और सेनेट में डिफरेंट पार्टीज़ मौजूद हैं, तो हर पार्टी की जो नॉमिनेशन है अकॉर्डिंग टू पार्टी पोजीशन दी जाए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो 3 मोस्ट सीनियर जजेस के अंदर से जो है वो चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करेगी। जैसा कि अभी आपने देखा जस्टिस आफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नॉमिनेट किया गया। कोई भी 3 मोस्ट सीनियर जज में से किसी एक के नाम को नॉमिनेट किया जाएगा और इस एक नाम को प्रपोज किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेंगे वो नाम, एंड फिर प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल अप्रूवल देंगे। ठीक है,
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ کا رول ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹری چیک جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان میں وہ اسٹرانگ ہو گیا ہے. سیکنڈ کیا ہے جی, ٹرمز آف چیف جسٹس آف پاکستان کو فکس کیا گیا. اب جو ان کا ٹینیور ہے وہ فکسڈ 3 ایئرس کے لیے ہوگا. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو فارمیشن آف کانسٹیٹیوشنل بینچز, اس سے پہلے جب ڈسکشن ہو رہی تھی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر تو بات کی جا رہی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائے جائیں گے, بٹ وہ ڈفرینٹ پارٹیز کو اس کے اوپر ریزرویشن تھی, خاص طور پہ GOIF کو اور PTI کو. اور پھر جب کنسنسس ہوا تو بات ہوئی کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائی جائیں گی. اٹ از بیسیکلی اندر لیئر آف لیٹیگیشن. یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہوں گی یہ فیڈرل لیول کے اوپر بھی بنائی جائیں گی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی بنائی جائیں گی, یعنی سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر بھی بنائی جائیں گی اور ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر بھی بنائی جائیں گی. اور اس کے پیچھے جو ریزن دی ہے گورنمنٹ نے یا پارلیمنٹ نے جو ریزن دی ہے کہ بھئی کیوں فیڈرل بینچز کو بنایا جا رہا ہے, وہ ریزن یہ ہے کہ پینڈنسی بہت ہے سپریم کورٹ کے اندر, یعنی سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس پینڈنسی کو کم کرنے کے لیے ہم ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان میں سے جی ایکول نمبر آف ججز فرام ایچ پروونس, ہر پروونس سے ایکول نمبر آف ججز لیے جائیں گے اور جو موسٹ سینئر جج ہوگا وہ اس کو پریزائڈ کرے گا کانسٹیٹیوشنل بینچز کو. اس میں جو ٹرمز اینڈ نومینیشن ہوگی ججز کی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی جی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. پھر کیا جورسڈکشن ہوگی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی, کیا جورسڈکشن ہوگی, جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے 184(3) اس کے اوپر سماعت کر سکتا ہے. ایپلیٹ جورسڈکشن جو ہے 185(3) اس کے اوپر وہ جو ہے وہ پروسیس کر سکتا ہے, لیٹیگیشن کر سکتا ہے. اور ایڈوائزری جورسڈکشن جو ہے سپریم کورٹ کی وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کو دے دی گئی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو آرٹیکل 184 اور آرٹیکل 185(3) کو صرف پڑھ لینا ہے, آپ کو چیزیں مزید سمجھ میں آ جائیں گی. نیکسٹ جی, اگر میں سپریم کورٹ کی بات کروں, سپریم کورٹ کی پاورز کے اندر کیا آلٹریشن کی گئی ہے, تو سب سے پہلے جی سپریم کورٹ سے جو سوو موٹو کا اختیار ہے وہ لے لیا گیا. اب سوو موٹو کیا ہوتا تھا کہ سپریم کی کورٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک, اگر سپریم کورٹ کو کہیں پر یہ لگتا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ خود سے سوو موٹو نوٹس لیتا تھا اور خود سے سماعت جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتا تھا. بٹ سپریم کورٹ سے یہ پاور لے لیا گیا ہے جو کہ آرٹیکل 184(3) کے تھرو اس کے پاس یہ پاور موجود تھی. اب یہ پاور کیوں لی گئی, یہ پاور اس لیے لی گئی کیونکہ ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے یہ ہائپر ایکٹیویزم کے اوپر تھی. ٹھیک ہے, اس ہائپر ایکٹیویزم کو جو ہے وہ کرٹیل کیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ جو ہے وہ پچھلے چیف جسٹسز کا, چاہے وہ ثاقب نثار صاحب ہوں یا چودھری افتخار صاحب ہوں, ان کے دور میں ہائپر ایکٹیویشن تھی سپریم کورٹ کی, ایکٹیویزم بہت زیادہ تھا. سموسے کے پرائس کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا جا رہا ہے, کسی پولیس آفیسر کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہے تو اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا جا رہا ہے, ہاسپٹلس کا دورہ کیا جا رہا ہے, جو ہے وہ ڈیم بنانے کے اوپر, ڈیم کنسٹرکشن کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل انٹرونشن ہو رہی ہے. حالانکہ یہ تمام کام جو ہیں وہ جوڈیشری کے نہیں ہیں, یہ تمام کام ایگزیکٹو کے ہیں. جوڈیشری ان کاموں میں انٹروین نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کر رہی ہے تھرو سو موٹو نوٹس تو پھر پارلیمنٹ نے یہ سوچا کہ اب اس چیز کو کرٹیل کرنا چاہیے, لمٹ کرنا چاہیے اور اپنی جو سپریمیسی ہے اس کو انٹیکٹ کرنا چاہیے. تبھی انہوں نے سپریم کورٹ سے جو ہے وہ 184(3) کے تحت جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ لے لیا گیا. پھر ایک اور اختیار دیا گیا سپریم کورٹ کو. وہ اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کین ناؤ ٹرانسفر کیسز فرام ہائی کورٹس ٹو اٹ سیلف. کسی بھی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کیس ٹرانسفر کر کے اپنے آپ کو وہ کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے. اگین اس چیز کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں. دین ایک اور چینج جی, ایلیمینیشن آف ربا, اے گڈ تھنگ بیکاز پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک ریپبلک ہے. تو اس سے پہلے اگر میں آرٹیکل 38(f) کی بات کروں تو اس میں کیا تھا کہ پاکستان میں ایلیمینیشن آف ربا ہونا چاہیے, یعنی جو انٹرسٹ ہے یا سود ہے اس کا کمپلیٹ ایلیمینیشن ہونا چاہیے. لیکن کب تک وہ ایلیمینیشن ہونا چاہیے اس کی ڈیٹ مسنگ تھی. تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت خاص طور پہ آرٹیکل 38(f) میں چینج کر کے ایک ڈیڈ لائن بھی لکھ دی گئی کہ جنوری 1, 2028 تک ہم نے
कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ रिबा करना है। फिर जी एक और आर्टिकल 9A एक और फंडामेंटल राइट को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है जो है वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो आर्टिकल 9A है, कीपिंग इन व्यू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्या कहा गया कि एवरी पर्सन shall be entitled to a healthy and clean sustainable environment। हर शहरी का ये हक है कि वो हेल्थी और क्लीन इन्वायरमेंट में ज़िंदगी गुजारे। अगर हेल्थी और क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको हेल्थी एंड क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, और अगर नहीं प्रोवाइड कर रही तो उसकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, यानी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक्शन करना। अब एक हर गवर्नमेंट की, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसकी जो है वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है आफ्टर आर्टिकल 9A की इनकॉर्पोरेशन के बाद। फिर जी एक और चेंज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या कहा गया कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल इट्स सक्सेसर एंटर अपॉन ऑफिस, कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ रहा, यानी अगर उनका टेन्योर ख़त्म भी हो गया है और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नॉमिनेशन नहीं हुई है तो वो तब तक अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। अगेन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड चेंज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एनालिसिस की, तो इसके ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट वो है कि जो इसको इनकरेज कर रहा है, जो इसकी तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि इट इज़ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इट्स प्रोड्यूस हेल्थी इम्पैक्ट ऑन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन पाकिस्तान। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इट स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री चेक ऑन जुडिशरी। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रियल रेपोजिटरी ऑफ पावर है वो कौन होता है? असल पावर किसके पास होती है? असल पावर होती है लोगों के पास। ठीक है, असल पावर होती है लोगों के पास, और उस पावर को वो एक्सरसाइज किस तरह करते हैं? थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव, यानी MNAs और MPs के थ्रू वो इस पावर को जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो असल पावर जो है वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होनी चाहिए, और इस अमेंडमेंट के थ्रू आपने जुडिशरी के ऊपर जो पार्लियामेंट्री चेक है उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया है, यानी इन अदर वर्ड्स आपने ट्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है वो बहाल किया है। टू डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू स्पिरिट, उसको आपने बहाल किया है। वो जो है वो आप डिफरेंट कंट्रीज़ की एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आप एग्जांपल दें कि भाई कांग्रेशनल चेक जो है वो जुडिशरी के ऊपर कितना स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल सेनेट जो है वो कंफर्मेशन देती है फेडरल जजेस की, कांग्रेस के पास ये इख्तियार है कि वो लिमिट कर सकती है जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट और उनके स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकती है। कांग्रेस के पास ये इख्तियार है कि वो इम्पीच कर सकती है जजेस को ऑन मिसकंडक्ट। इसी तरह अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं फेडरल जजेस को। फिर जी यहाँ पर अगर मैं देखूं सोवो मोटो पावर की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिमिट किया जुडिशल एक्टिविज्म को, क्या ये ज़रूरी था? इन माय ओपिनियन यस, ये बिल्कुल ज़रूरी था, मैंने आपको एग्जांपल भी दी। नेक्स्ट जी एक और ओपिनियन ये है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो है कि भाई ये पॉलिटिसाइज किया गया है जुडिशरी को, एग्जेक्टिव ने अपनी डोमिनेशन मेंटेन की है, इसकी इंटेंट जो है वो मेलाफाइड थी और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है वो अब ख़तरा है। मैं जो हूँ इस ओपिनियन से जो है वो एग्री नहीं करता। आप अगर इस ओपिनियन से एग्री करते हैं तो आप जो है वो इस तरह क्रिटिसाइज कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, आपने क्रिटिसिज्म किस चीज़ के ऊपर जायज़ है? द मैनर इन विच अमेंडमेंट टेक प्लेस। इस चीज़ को आप जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई जिस अमेंडमेंट, जिस मैनर के थ्रू जो है इसको इनेक्ट किया गया, इट इज़ सम वॉट कॉन्ट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि अगर मैं 18th अमेंडमेंट की जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो 18th अमेंडमेंट में जो है वो थॉरो कंसेंसस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इन लाइन लिया गया था, चाहे वो NGOs हों, सिविल सोसाइटीज़ हों, एक थॉरो डिबेट हुई थी और उसके बाद से इस अमेंडमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। बट यहाँ पर अगर हम देखें 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो हमें एक अनड्यू हेस्ट नज़र आता है, हमें जल्दबाजी नज़र आती है, हमें जो है वो एक
پروسیس بہت تیزی میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو 3 بجے جو ہے وہ پارلیمنٹ نے اس امینڈمنٹ کو پاس کیا اور پھر صبح جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی اپروول دی. اور اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فلور کراسنگ کو جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ قرار دے دیا. تو آپ نے اس مینر کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن اس کے کنٹینٹ کو کرٹیسائز کرنا بنتا نہیں ہے. سو یہ تھا آج کی ویڈیو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر, جس میں نہ صرف ہم نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے کوسچن ڈیزائن ہو سکتے ہیں بلکہ اس کے سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کیا, پھر اس کے انالیسس کو بھی ڈسکس کیا. تھینک یو سو مچ.